Hello students, welcome back. Now we are going for our last application which is based on Gauss theorem. Again this question is for 3 to 4 marks और easy question है. इतना अभी आपको पैटर्न समझ में आया है कि एप्लीकेशन में by using Gauss theorem हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. हमने स्फीयर का फाइंड किया, हमने एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर का फाइंड किया. अब हम बात करेंगे प्लेन शीट के बारे में. ओके तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्लेन शीट के बारे में तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. लेट मी ड्रॉ इट हियर. देयर इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट. There is infinitely long plane sheet which is charged. इसके ऊपर ऐसे सारे चार्जेस मैंने डाल दिए. ओके तो ये ऐसे सारे चार्जेस इसके ऊपर है. इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत इनफाइनाइट प्लेन शीट है. तो बहुत बड़ी प्लेन शीट है, बहुत बहुत बड़ी प्लेन शीट है और उसके ऊपर ऐसे चार्जेस है. ओके सो I'll start this way. Consider an infinite plane sheet. Okay, infinite plane sheet with constant, or you can say uniform surface charge density सिग्मा. तो इसके ऊपर जो चार्जेस है उनकी चार्ज डेंसिटी भी थ्रू आउट क्या है, सिग्मा है. दैट अपने को पता है. ओके सो आई कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन. ओके और इसके ऊपर जो चार्जेस है उनकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है. मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है. ओके वी सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P at a distance R from plane sheet. ओके सो अभी अब एक काम कर लेते कि एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं. R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया. लेट अस से दिस पॉइंट इज P और इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है. तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसे प्लेन शीट है और प्लेन शीट से R डिस्टेंस पे मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है तो प्लेन शीट से R डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करनी है. ओके तो हमारा स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 select Gaussian surface. Select Gaussian surface. ये step 1 है. तो कैसे सिलेक्ट करो, देखो कंसीडर पॉइंट P dash at a distance R from plane sheet and on opposite side of P. तो P जिस साइड पे है, P के अपोजिट साइड पे मैंने एक पॉइंट और ले लिया और उसका नाम है P डैश. ये डिस्टेंस आ रहा है शीट से, इसका डिस्टेंस भी कितना है, आ रहा है. तो अभी मेरे पास दो पॉइंट है, एक P जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे साइड पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है P डैश. तो अभी अगर ये शीट है बच्चों, अगर ये शीट है तो ये P है इस तरफ, तो इस तरफ P डैश है. तो ऐसे दो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए और दोनों R डिस्टेंस पे. नाउ कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी cylinder such that point P and P dash lies on
क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं एज अ गॉसियन सरफेस, और वो सिलेंडर ऐसे ड्रॉ करना है कि पॉइंट P उसके ऊपर ऐसे आना चाहिए। तो यू कैन थोड़ा बहुत इमेजिन करो कि भाई एक सिलेंडर है, पॉइंट P उसके क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, पॉइंट P उसके क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, ओके, और P डैश, और ऐसे पास होके जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन थिंक कैसे इजीली इसको हमने ड्रॉ कर दिया कि ये पॉइंट P और P डैश उसके क्रॉस सेक्शन पे आ गए। तो सोचो ऐसे इस पूरे वॉल पे, इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे ऐसे चार्जेस है, और ये पॉइंट P है। तो मैंने क्या कर दिया, एक सिलेंडर लिया जो ऐसे पंक्चर करके पास होके जा रहा है दूसरे साइड में, ओके, और पॉइंट P इसके क्रॉस सेक्शन पे आ रहे। कहां पे आ रहे? क्रॉस सेक्शन पे। इसके पहले वाले डेरिवेशन में जो सिलेंडर वाला हमने किया था उसमें पॉइंट P जो था वो कर्व्ड सरफेस पे आ रहा था। अभी पॉइंट P कहां पे आ रहे? क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि पॉइंट P लाइज ऑन दी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेट A be the area of cross section of Gaussian cylinder and 2r be its length। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक आ रहे, यहां से लेके यहां तक आ रहे, तो पूरे सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई? 2r। पूरे सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई? 2r, और क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया A, ठीक है। तो पहला तो गॉसियन सरफेस के बारे में हम हमेशा कितने पॉइंट लिखते हैं? 4 पॉइंट लिखते हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट तो बहुत इजीली क्लियर हो गया कि हमने सिलेंडर ले लिया, मतलब ये क्लोज सरफेस है। दूसरा पॉइंट P कहां पे लाई करता हूं मैंने बता दिया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform and perpendicular to the plane sheet and directed outward. Why it is directed outward? Because all are positive charges. So electric field is directed outward. So let me draw electric field in this way. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे बाहर की तरफ रहेगा, है ना, आउटवर्ड रहेगा। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, देखा, इस तरफ भी इस तरफ रहेगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटेडली इट इज डायरेक्टेड, यहां पे ऐसे आउटवर्ड रहेगा, है ना, ऐसे। तो अभी आप थोड़ा फील करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अभी इसमें ही हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे। नाउ एंगल मेड बाय ds vector and E vector on cross section is 0। देखो ना, क्रॉस सेक्शन पे कौन सा भी एंगल ले लो, छोटा सा एरिया ले लो, वो एरिया ds वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, ओके, यू कैन सी। तो एंगल 0 बनता है। एंड angle made by ds vector and E vector on curved surface is 90 डिग्री। कर्व्ड सरफेस पे आप कौन सा भी एरिया ले लो तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो एंगल 90 बनाता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन वाले के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0, और कर्व्ड सरफेस के बाद एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में डाल दी, ओके। ये स्टेप नंबर 1 है, इसमें हम इतने सारे पॉइंट्स बात करते हैं। थोड़ा फील करते, थोड़ा इमेजिन करते ये सारे पॉइंट्स अपने क्या लिखे हुए हैं। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। चलो बच्चों सोच लो कि इस व्हाइट बोर्ड पे सारे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ बन रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बन रही है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है,
और ये पॉइंट इस बोर्ड से आर डिस्टेंस पे। फील करो, इमेजिन करो कि इस पूरे बोर्ड पे मैंने चार्जेस डाल दिए और यहां पे इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? सिलेंडर। वो सिलेंडर ऐसे लिया कि पॉइंट पी उसके क्रॉस सेक्शन पे आ गया इधर। सेम वे बोर्ड के उस तरफ एक दूसरा पॉइंट लिया पी डैश, तो ये सिलेंडर ऐसा इसको पंक्चर करके आर पार करके उस पी डैश तक पहुंच गए। तो ये पी है और ये पी डैश है। थोड़ा थ्री डायमेंशनल सोचो, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है। आपको एक साइड वाला ही दिख रहा है क्योंकि दूसरा साइड वाला उसके पीछे है। तो ये अपने को सिलेंडर दिख रहा है, पॉइंट भी अपना यहां पे है। बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड है कि नहीं? अपन ने क्या बोला भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है तो एंगल कितना बनेगा? 0। डीएस वेक्टर मतलब स्मॉल एंगल, स्मॉल एरिया उसका, इसका छोटा सा एरिया, तो डीएस वेक्टर बोल रहे हैं। एंगल कितना बन रहा है? 0। और बताओ कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है आजू बाजू का। किसी भी छोटा एरिया ले लोगे तो एंगल डीएस वेक्टर ऐसे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो कर्व्ड सरफेस के साथ लाइंस जो है, लाइंस कर्व्ड सरफेस को टेंजेंशियली जा रहे हैं, तो जहां पे लाइंस टेंजेंशियली जाते हैं वहां पे एंगल हमेशा कितना बनता है? 90। और लाइन जहां पे परपेंडिकुलर जाते हैं वहां पे एंगल कितना बनता है? 0। ये चीज याद रखो। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें मैंने बता दी। लेट अस गो फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे फाइंड करने के लिए मैं क्लोज इंटीग्रल लगाऊंगा। ओके, ई डीएस कॉस 0 पी पॉइंट, मतलब ये वाले, यहां पे ये वाले क्रॉस सेक्शन पे पी पे ई डीएस कॉस 0। कर्व्ड सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90। कर्व्ड सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90। cos 90 0 है तो कर्व्ड सरफेस को लेने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब बच गया ये। ओके, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल नहीं लिखे चलेगा, इंटीग्रल लिखो, इंटीग्रल ऑफ ई डीएस cos 0, और ये हो जाएगा पी डैश। तो इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, और कर्व्ड सरफेस का कितना आ रहा है? एंगल 90 आ रहा है। एंगल 90 आ रहा है, cos 90 0 होता है, तो उसको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं। तो ये वाले सरफेस को इंटीग्रेट किया और ये वाले सरफेस को इंटीग्रेट किया जो वहां पे दिख रहा है, P और P डैश। यस, तो बच्चों यहां पे E कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ ds को अप्लाई होगा ऑफ P एट पॉइंट P। E कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन सिर्फ ds को अप्लाई होगा एट पॉइंट P डैश। तो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया मिलेगा, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है, प्लस E इंटू यहां पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो आंसर है 2EA। ये आपका आ गया स्टेप नंबर 2 जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। अब स्टेप नंबर 3, चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं? बच्चों वैसे तो शीट पे बहुत सारे चार्जेस हैं, पर गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं? तो बच्चों ये गॉसियन सरफेस, अभी पूरे शीट पे इतने सारे चार्जेस हैं, पर ये जैसे ही गॉसियन सरफेस में इमेजिन करता हूं, तो इमेजिन जब करूंगा तो यहां पे वो पंक्चर करके चला जाएगा, मतलब सरफेस के साथ, इस शीट के साथ वो जहां पे मिलेगा वहां पे एक सर्कल बनेगा। देखो ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो इस शीट के अंदर कितने चार्जेस है ना वो मुझे फाइंड करना। बात समझ लो, ये जैसे ही ऐसे पास होगा, ये गॉसियन सरफेस है यहां से लेके यहां तक, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है? तो जहां पे इसने पंक्चर किया है ना उस शीट को, जहां पे उसने शीट पे जाके मिला है, ओके, जहां पे वो इंटरसेक्ट हुआ है शीट के साथ, उसके अंदर कितने चार्जेस है उसमें मुझे इंटरेस्ट है।
बाकी ये सारे चार्जेस तो बाहर है, गॉसियन सरफेस के अंदर इतने ही है जो उस एरिया के अंदर आएंगे, क्रॉस सेक्शन के अंदर आएंगे। तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, सेम है, क्योंकि यही ऐसा सिलेंडर है। तो जहां पे ये पंक्चर करेगा वहां पे कितना एरिया बनाएगा, ए। डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा इंटू ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q मिल जाएगा। स्टेप 3 भी हो गया। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ओके, तो आंसर आएगा, फ्लक्स का हमने वैल्यू निकाला 2EA इज इक्वल टू Q सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। तो बच्चों ये A और A कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट P पे बन रही है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। इतना इंपॉर्टेंट, इतना वीवीआईपी फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम इसको कैपेसिटर्स में भी यूज करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा अच्छे से लर्न करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन शीट बाहर जो बनाती है उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ प्लेन शीट। और इस फॉर्मूला की सबसे खास बात मैं बता रहा हूं, आगे का 1-2 मिनट अच्छे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एज एन एमसीक्यू। बच्चों इस फॉर्मूला को ठीक से देखो और बताओ इस फॉर्मूला में आर आया है क्या। हमने आर क्या लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम दी शीट, कि शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, वी सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द प्लेन शीट। तो ये आर क्या है, प्लेन शीट से डिस्टेंस है। तो ये इस फॉर्मूला में आर आया है क्या, नहीं आया है। स्फीयर वाले फॉर्मूला में आर आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। स्फीयर वाले फॉर्मूला में आर आया था, इसमें नहीं आया। सिलेंडर वाले फॉर्मूला में आर, इसमें नहीं आया। आर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आर पे डिपेंड करता मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। स्फीयर में भी अगर आपने पढ़ा रहेगा, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, स्फीयर में भी आपने पढ़ा रहेगा, तो ये पढ़ा रहेगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कि भाई जब R की वैल्यू बढ़ती है तो E की वैल्यू कम होती है। हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था कि नहीं, इफ R इंक्रीजेस E डिक्रीजेस, मतलब E की वैल्यू चेंज होती है। अभी यहाँ पे R है ही नहीं, इस फॉर्मूला में R है ही नहीं, तो E की वैल्यू कम होने ही वाली नहीं है, बढ़ने ही वाली नहीं है। तो ये जो E बनता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जब भी मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, क्या बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें प्लेन शीट का यूज करना चाहिए। बाय यूजिंग प्लेन शीट वी कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर ए पॉइंट चार्ज, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेन शीट। तो आंसर है भाई प्लेन शीट से ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, क्योंकि वो आर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखो। बाकी तो मैंने ये आपको बता दिया। डेरिवेशन आप बार बार देखो, थोड़ा सोचो समझो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें डाउट नहीं आने चाहिए। ओके, अगर बच्चों आपको इसमें डाउट आना चालू हो गया, ओके, तो आगे का सब चीजें बिगड़ जाएगी। थोड़ा करो, चाहिए तो 2-3 बार वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। यही तो खास बात है, आप जितने बार चाहिए उतने बार वीडियोस देख सकते हो, एनालाइज करो हर चीज को, और पूरा गॉस थ्योरम और ये 3 एप्लीकेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन जो सिलेबस में थे मैंने कवर अप कर लिए, अब टाइम है हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।